हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कॉमर्स विद सुनीत जांगड़ा। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मध्यकालीन समाज यूरोप और भारत में, ये है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 10th क्लास की एसएस का, जो एचबीएससी की तरफ से न्यू बुक लगी है। उसका 4th चैप्टर मध्यकालीन समाज यूरोप और भारत, मतलब मध्यकालीन जो हमारा इतिहास का मध्यकालीन भाग था, उस समय यूरोप और भारत में किस तरह का समाज था, उसकी सामाजिक संरचना कैसी थी। किसी भी समाज को समझने के लिए हमें उसकी सामाजिक संरचना का पता होना चाहिए कि उस समय जो वहाँ का समाज था उसकी संरचना यानी उसका ढांचा किस प्रकार था, और वहाँ के मतलब जो लोग थे उनकी स्थिति कैसी कैसी थी। तो चलिए देखते हैं। किसी भी देश की सामाजिक संरचना का आधार वहाँ का भौतिक पर्यावरण होता है, लेकिन समय के साथ साथ सामाजिक संरचना में क्या परिवर्तन आते रहते हैं। परिवर्तन का कारण समाज की आवश्यकताएं होती हैं कि समाज को अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। इतिहास इन्हीं परिवर्तनों का अध्ययन करने का एक विज्ञान है। इतिहास में हम यही देखते हैं कि हमारे पीछे जो चला गया है उस टाइम पे क्या क्या था और क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी। इससे अध्ययन से हमें पता चलता है कि सामाजिक संरचना सरलता से जटिलता की ओर अग्रसर रही है। मतलब पहले सरल था, फिर आगे आगे धीरे धीरे जटिल होता रहा। प्राचीन काल में सामाजिक संरचना सरल थी, जो मध्यकाल आते आते जटिल हो गई। यूरोप में मध्यकाल को क्या कहा जाता है? अंधकार का युग कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या था, शक्तिशाली द्वारा कमजोर पर शोषण किया जाता था। यूरोप में जो विशाल राज्य होते थे, पहले उनके पतन के बाद जो वहाँ के सामंत थे उन्होंने शासकीय कार्य संभालने शुरू कर दिए, और उनके शासन का आधार शोषण व भोगविलास था। लोगों का शोषण करते थे और वो भोगविलास में बिजी रहते थे। दूसरी ओर भारत के समाज में क्या परिवर्तन आया? यहाँ पर जो आर्य थे उन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, और वो अपने साथ क्या है, इस्लाम धर्म को लाए। और उससे क्या परिवर्तन हुआ? इस्लाम के प्रसार के कारण धर्मांतरण हुआ, यद्यपि इसमें आंशिक सफलता ही मिल पाई। मतलब कुछ लोगों ने ही क्या किया, अपना धर्म चेंज किया। भारतीय जनता के ने मध्यकाल में विदेशी आक्रमणकारियों का डटकर प्रतिरोध किया। मतलब जो मध्यकाल में विदेशी आक्रमणकारी आए थे उनका क्या भारत की जनता ने विरोध किया था। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, यूरोप में क्या होता था, मध्यकालीन समाज की संरचना कैसी थी, यूरोप में क्षत्रियों एवं कृषकों की दशा कैसी थी, मध्यकालीन भारत की संरचना कैसी थी, मध्यकाल में भारत में किसानों दास क्षत्रियों की दशा कैसी थी। इससे हमें उस समाज की स्थिति के बारे में पता चलता है। सबसे पहले देखते हैं कि यूरोप का समाज कैसा था। यूरोप का जो समाज था उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया था। पहला वर्ग कौन सा था? पादरी का था। इसका मुख्य कार्य क्या होता था? ईश्वर की सेवा करना और चर्च की व्यवस्था देखना। जैसे हमारे मंदिर होते हैं वैसे ही यूरोप में चर्च होती है, और चर्च में जो पूजा वगैरह कराते हैं उनको क्या, पादरी बोला जाता है। दूसरा वर्ग सामंतों का था। सामंतों क्या था? जिन पर समाज की रक्षा का व्यवहार था। और तीसरा वर्ग सामान्य था, जो ऊपरी दोनों वर्गों के लिए जीवन यापन के साधन जुटाया करते थे। सामान्यतः लोगों का मानना था कि जो निम्न वर्ग के लोग थे उनका मानना था कि यह विभाजन क्या है, ईश्वर के द्वारा किया गया है, ईश्वर की इच्छा पर किया गया है, इसलिए वह क्या है, अपने आप में संतुष्ट रहते थे। प्रत्येक वर्ग को जो जिसमें है उसको संतुष्ट रहना चाहिए। लोगों का मानना था कि वर्ग विशेष के लोगों को ईश्वर ने उसी के योग्य गुणों के साथ जन्म दिया है, कि मतलब जो पादरी वर्ग में जिसका जन्म होगा वह क्या है, पादरी बन सकता है। जिसका सामंत वर्ग में जन्म होगा वह सामंत बन सकता है, और निम्न वर्ग का व्यक्ति कभी भी पादरी या सामंत नहीं बन सकता है। इसमें हम देखते हैं पादरी वर्ग क्या था। समाज में पादरियों को क्या है, सर्वोच्च माना जाता था। उनका यूरोप के समाज पर गहरा प्रभाव था। ये इस टाइप से क्या होते थे, पादरी होते थे। गिरजाघर में ईश्वर की सेवा करते थे, और गिरजाघर ईसाइयों का उपासना घर होता था जहाँ वे वो पूजा वगैरह करते थे। यूरोप के सभी भागों में क्या थे, बड़ी मात्रा में क्या चर्च बनी हुई थी, जिसमें कुछ छोटे थे तो कुछ बड़े होते थे। कुछ गिरजाघरों के पास अपनी क्या होती थी, संपत्ति होती थी। गिरजाघरों की घंटी लोगों को प्रार्थना के लिए आह्वान करती थी, उन्हें खतरे से सूचना देती थी। लोगों का यह विश्वास था कि घंटी की जो घंटी होती है, घंटी की ध्वनि से क्या है, भूत प्रेत भाग जाते हैं और अथवा उनसे हमारी रक्षा करते हैं।
ये पादरी एक प्रकार के भूस्वामी होते थे। भूमि से प्राप्त आय का उपयोग ये पादरी अपने निजी हितों के लिए करते थे, यानी उनसे जो रेम्युनरेशन प्राप्त होता था उनसे क्या करते थे, अपने निजी खर्चे चलाते थे। राजा या लॉर्ड क्या था, सामंत इनसे क्या है, राजा होते थे जो या सामंत होते थे, इनसे परामर्श लेते थे। कई छोटे सामंत तो इनसे कर्ज भी लेते थे। बड़े गिरजाघर के पादरी सुंदर महलों में रहते थे और भड़कीले रेशमी वस्त्र रत्न पहनते थे और घोड़े रखते थे। बड़े पादरियों के अतिरिक्त अन्य एक श्रेणी भी थी जिसमें छोटे पादरी आते थे। वे छोटे मतलब जो बड़े गिरजाघर होते थे या चर्च होती थी उनका क्या बड़े पादरी रक्षा करते थे, छोटे की छोटे करते थे। जो कहाँ होता था, दूर किसी गांव में स्थित होता था। ये मुख्यतः साधारण किसानों या शिल्पियों के पुत्र होते थे। बचपन में थोड़े से धन के लालच में चर्च की सेवा का प्रण लेकर चर्च के छोटे मोटे काम करने लग जाते थे और गांव में जब कोई सामंत गिरजाघर का निर्माण करवाता था वहाँ इन पादरियों को वहाँ नियुक्त कर दिया जाता था। इन पादरियों के पास एक मकान अतिरिक्त कुछ भूमि होती थी। ग्रामवासियों अपनी आय का क्या करते थे, 10वां हिस्सा चर्च को देते थे। बड़े पादरियों की तरह छोटे पादरी अधिक पढ़े लिखे नहीं होते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या था, जो छोटे मोटे काम करने लग जाते थे, कुछ टाइम वो काम करते थे, फिर उसको बाद में क्या है, छोटी चर्च में पादरी बना दिया जाता था। गिरजाघर में नियुक्त करने से पहले बड़े पादरी द्वारा इनकी परीक्षा ली जाती थी। यह परीक्षा केवल नाम मात्र की होती थी। इन पादरियों को न तो लैटिन भाषा लिखने आती थी, न ही बोलने आती थी। यहाँ तक कि प्रार्थना के लिए ये भी स्थानीय भाषा का ही प्रयोग करते थे। ये पादरी किसानों की तरह ही रहते थे और किसानों की तरह ही काम करते थे। जन्म, विवाह, मृत्यु से संबंधित संस्कार इनके बिना पूरे नहीं माने जाते थे, यानी इनकी इम्पोर्टेंस होती थी वहाँ पे। कुछ पादरी गिरजाघरों में किराए पर लगा देते थे, तो कुछ गिरजाघरों में सोने चांदी के पूजा पात्रों को बेच डालते थे। कुछ लोग गिरजाघरों में ही जुआ खेलते हुए तथा कुछ वहीं झगड़ पड़ते थे। इस प्रकार उनकी पादरियों की स्थिति थी। नेक्स्ट हम देखते हैं सामंत वर्ग क्या है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट हमारा था सामंत वर्ग। सामंत कौन होता है? सामंत यूरोप के में सामंतों एक महत्वपूर्ण वर्ग था। इनका मुख्य कार्य क्या था? न्याय रक्षा करना था। भूमि पर इन्हीं का अधिकार होता था, लेकिन इन सामंतों के भी अनेक उपवर्ग होते थे। ये यूरोपीय समाज के शासकीय वर्ग होते थे जो वहाँ का कामकाज देखते थे। बड़े भूस्वामी काउंट या लॉर्ड कहलाते थे। जो बड़े होते थे उनको क्या कहा जाता था? लॉर्ड कहा जाता था। शारीरिक अक्षमता, तत्काल निर्णय, आदेश देने व आज्ञा पालन के गुण इन्हें बचपन से ही विकसित किए जाते थे। इन्हें युद्ध विधा, आखेट, उचित खानपान, घुड़सवारी की शिक्षा दी जाती थी। सामंत न्यायालय में बैठकर न्याय करते थे। इनके पास सैनिकों की एक टुकड़ी होती थी जिसका मुख्य कार्य युद्ध में भाग लेना होता था। समस्त का स्वामित्व राज्य के पास था तथा भूमि के बड़े सामंतों में बांट देते थे। उसी भूमि को बड़े सामंत अपने छोटे छोटे सामंतों में बांट देते थे और प्रत्येक छोटे भूस्वामी को अपने बड़े भूस्वामी के सैनिकों की सेवा करनी पड़ती थी। इसी कारण इन्हें सैनिक टुकड़ी रखनी पड़ती थी ताकि समय पर स्वामी की क्या कर सकें, सहायता कर सकें। सामंतों का जीवन वैभवशाली था। वे बड़े महलों में रहते थे, बहुमूल्य वस्त्र धारण करते थे, जैसे कि इसमें पिक्चर में दिखाया गया है। ये सामंत है, ये कुर्सी पे बैठा हुआ है, कुछ इसके क्या है चौकीदार वगैरह इसके आसपास हैं। इनके पास हजारों एकड़ जमीन होती थी। इनके यहाँ पादरी, अनंतपुर प्रहरी के अतिरिक्त दर्जनों नौकर चाकर भी होते थे। फिर क्या होता था? छोटे सामंतों को भूसंपदा को जागीर या मैनर कहा जाता था। मैनर में एक किला व सैकड़ों एकड़ भूमि होती थी। मैनर का भूस्वामी अपनी भूमि पर दास किसानों से कृषि करवाता था, यानी जो छोटे होते थे, छोटे सामंत होते थे, उसको क्या कहा जाता? मैनर कहा जाता था, जिसके पास थोड़ी खेती होती थी और वह अपने दासों से क्या था? कृषि करवाता था तथा न्याय करता था। आवश्यकता पड़ने पर अपने भूस्वामी की सैनिक सहायता भी करता था। इनके मैनर के किलों की रचना व सजावट साधारण होती थी। वे बाहरी दुनिया की प्रत्येक बड़ी सूचना रखते थे। उनकी संगीत व नृत्य में रुचि होती थी। वे बहुमूल्य गाउन के साथ साथ भड़कीले वस्त्र
पहनते थे और गले में माला तथा अंगूठी डालते थे। क्रोधित होकर पत्नी को पीटना, नौकर को मारना इनकी आदतें थी। मतलब ये क्या है, ये इसकी स्ट्रक्चर था जो यूरोप का था। इसमें क्या क्या दर्शाया गया, सबसे बड़ा होता था राजा, उसके बाद आता था सामंत। सामंत को क्या है, बड़े सामंत को लॉर्ड भी कहा जाता था। फिर आता था उप सामंत, काउंट या विस्काउंट। उसके बाद आता था नाइट और उसके बाद आता था किसान। इसमें क्या है, राजा सबसे ऊपर था और किसान सबसे नीचे आता था। उसके बाद आता है सामान्य जन, थर्ड वर्ग था जो यूरोप के समाज का सामान्य जन। मध्यकालीन समाज का तीसरा वर्ग क्या था, पादरी व सामंतों को अलग सामान्य जन था। इस वर्ग का काम ऊपर के जो वो थे उनकी क्या है, उनके लिए खाद्य सामग्री जुटाना था। पहले वर्ग का काम प्रार्थना करना था तो दूसरे वर्ग का काम रक्षा करना था। तो इस वर्ग का काम दोनों समाज के लिए उत्पादन करना था या उनकी सेवा करना था। मध्यकालीन व्यवस्था कृषि पर आधारित थी। अतः इस वर्ग में बड़ी संख्या में किसानों की जाती थी या खेती की जाती थी। कृषि आधारित मध्यकालीन यूरोप अर्थव्यवस्था में रोटी, मांस, चमड़ा जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसान भी भूस्वामियों की संपत्ति माना जाता था। जो भूस्वामियों की संपत्ति के रूप में क्या है, किसानों को भी उनकी संपत्ति माना जाता था। यहाँ पर एक किसान को क्या है, एज ए संपत्ति ट्रीट किया जाता था। वह भूस्वामी की भूमि पर भूस्वामी के लिए काम करता था। भूस्वामी उसे जोतने के लिए भूमि देता था। उसे उपज का केवल कुछ भाग ही प्राप्त होता था। उस भाग में से 10वां हिस्सा वह चरत को दे देता था और उसके रहने के लिए घास फूस की एक झोपड़ी होती थी जिसमें वह क्या है, वर्षा व सर्दी मौसम से अपने उसके पशु भी शरण लेते थे। ये लोग दासों का जीवन व्यतीत करते थे। स्वामी या लॉर्ड की अनुमति के बिना अपने बच्चों के विवाह तक नहीं करते थे। स्वामी या सामंत की जागीर को ये लोग छोड़कर नहीं जा सकते थे, यानी एक बार जिसके स्वामी बन गए आजीवन उसके स्वामी रहते थे। स्वामी की भूमि पर खेती के अतिरिक्त स्वामी के घर में उनके घर के काम करते थे जिनका इन्हें पारिश्रमिक नहीं मिलता था। इस प्रकार के कार्यों को बेगार कहा जाता था। बेगार क्या होता है, जहाँ पर बिना किसी मजदूरी के काम किया जाता था। यह बेगार इनके पूरे परिवार को करनी पड़ती थी। सामंत के खेतों में काम करने के अतिरिक्त ये उनकी चक्की में गेहूं पिसाने के साथ साथ तंदूर की रोटी पकानी पड़ती थी। अब देखते हैं कि मध्यकालीन में हमने देखा कि किसानों को क्या है, एक मजदूर के रूप में या दास के रूप में ट्रीट किया जाता था। तो उसकी स्थिति कैसी थी, यूरोप की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी जिसमें भूमि का बड़ा महत्व था। भूमि पर राजा का एक अधिकार होता था, वह अपनी भूमि को किसमें, सामंतों में बांट देता था। सामंत क्या करते थे, उसको उप सामंतों में बांट देते थे, जो क्या है फिर क्या है, किसानों से उनमें खेती करवाते थे। किसानों की अनेक श्रेणियां होती थी। कुछ किसानों की अपनी जमीन होती थी, इन्हें स्वतंत्र किसान कहा जाता था, लेकिन समाज में इनकी संख्या क्या थी, बहुत कम होती थी। किसानों की बड़ी संख्या अर्ध कृषकों की थी जो सामंत की जमीन पर खेती करते थे। ये जमीन पर के साथ ही बंधे होते थे। यदि जमीन कोई दूसरा सामंत ले लेता था तो इनको भी क्या है, उनके साथ ट्रांसफर कर दिया जाता था। इन्हें उपज का नामात्र भाग मिलता था। ये जमीन छोड़कर नहीं जा सकते थे। इन्हें गैर कानूनी माना जाता था। इनको विलेन भी कहा जाता था। ये अज्ञानता का प्रतीक थे। यूरोप में अनेक कहावतें प्रचलित हैं, जैसे किसान का मस्तिष्क वज्र का होता है, यानी पत्थर के समान होता है, वह खुद कुछ नहीं सोच सकता, जिसमें विचार प्रवेश नहीं कर सकते, सुगंध से वे बेहोश हो जाते हैं, वर्षा के जल के अतिरिक्त अन्य किसी का भी जल उनके चेहरे को नहीं छूता है। फिर उसके बाद आता है अंधविश्वास। उस टाइम समाज में अंधविश्वास कैसा प्रचलित था, यानी समाज में क्या क्या चीजें थी। यूरोप समाज में सर्वत्र अंधविश्वास का क्या था, बोलबाला था। ग्रामवासियों के लिए चरच व चमत्कार अभिन्न संबंध था, कि मतलब चरच में चमत्कार होते हैं। किसान बपतिस्मा का जल फसलों पर छिड़कते थे और पशुओं को पिला देते थे। बुद्धिमान पादरी अंधविश्वासों व चमत्कारों के विरोधी थे, लेकिन उनका प्रभाव सीमित था। बपतिस्मा क्या होती है, बपतिस्मा ये होता है, एक चरच में क्या रखा जाता था, एक
पानी का पत्थर होता था, जिससे यदि कोई बच्चा जन्म लेता था उसको नहाया जाता था, और यदि कोई अन्य व्यक्ति या चर्च की सदस्य लेता था तब भी उसको नहलाया जाता था। फिर आता है ईसाइयों के मठ। ईसाई मठों में जीवन, जो ये ईसाई होते थे ये अपने मठों का निर्माण करते थे, उसमें जीवन कैसा होता था। यूरोप में 3री से 6ठी शताब्दी के बीच मठवाद का विकास हुआ। मध्यकालीन समाज में इन मठों का अलग अलग महत्वपूर्ण स्थान है। मठों में एकांतवासी अथवा विरक्त भिक्षु रहते थे जो समाज से अलग होते थे। मठों के पास भी क्या थी, बड़ी भू संपत्ति थी। ये आत्मनिर्भर थे। प्रत्येक मठ अपने प्रार्थना कक्ष, खेत, बाग व खलिहान होते थे, ये सभी उसकी संपत्ति में आते थे। इसकी जीवन यात्रा व्यस्त होती थी। आधी रात को उन्हें विशेष पूजा करनी होती थी, जिसकी सूचना उन्हें मठ में बजने वाला बड़ा घंटा देता था। पूजा करने के बाद ये पुनः सो जाते थे। सुबह उठकर ये प्रातःकालीन प्रार्थना में भाग लेते थे और दोपहर तक अपने अध्ययन व चिंतन में अपना समय व्यतीत करते थे। दोपहर के भोजन के बाद क्या करते थे, विश्राम करके बाइबल की प्रतिलिपि तैयार करते थे। प्रतिलिपि यानी उसकी कॉपी बनाते थे और बाग में काम करने, मछली पकड़ने, चमड़ा सुखाने, मूर्ति बनाने व रोटी सेकने जैसे कार्य करते थे। यह संध्याकालीन प्रार्थना करने व भोजन करने के बाद सोने चले जाते थे। मठ का संचालन मठाधीश करता था। मठाधीश के नीचे सहायक करने वाले मठाधीशों की नियुक्ति की जाती थी। मठाधीश व सहायक मठाधीश सामान्यतः क्या होते थे, सामंत होते थे। इनका जीवन वैभवशाली होता था, लेकिन इनका जीवन मठ की आचार संहिताओं से होता था, बंधा होता था। यानी जो मठ की में रूल रेगुलेशन होती थी उनको फॉलो करना पड़ता था। यह आचार संहिता सादगी पर आधारित होती थी। भिक्षुओं की तरह भिक्षुणियों के भी मठ होते थे, यानी फीमेल के भी होते थे। उनका जीवन निश्चित अनुशासन पर आधारित था, लेकिन उनके मठ भिक्षु मठों की तरह समृद्ध नहीं थे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्षत्रियों की स्थिति कैसी थी, मतलब क्षत्रिय कैसे जीवन व्यतीत करती थी मध्यकाल में। मध्यकालीन यूरोप में सामंत वर्ग की स्त्रियां वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करती थी, यानी जो बड़े बड़े लोग थे उनकी स्त्रियां अच्छा जीवन व्यतीत करती थी। सजना संवरना व विभिन्न प्रकार के खेल खेलना उनका शौक था। पति की अनुपस्थिति में वे मेयर व जागीर में उन्हें स्वामी की भूमिका निभानी पड़ती थी। यदि उनका हस्बैंड जो सामंत होता था वह कहीं चला जाता था तो ये क्या करते थे, उसकी जगह सामंत की भूमिका निभाती थी। जागीर या मैनर के नौकर से काम लेना उनका मुख्य कार्य था। दूध देने वाले पशुओं, बगीचों में रसोई घरों की देखभाल में उनका जीवन व्यतीत होता था। कढ़ाई बुनाई का काम करने वाली महिलाएं कई बार तो मैनर की रक्षा के लिए शस्त्र तक धारण कर लेती थी। उच्च वर्ग की स्त्रियां घुड़सवारी, आखेट यानी शिकार, शस्त्र संचालन की में दक्ष होती थी। पति को प्रसन्न रखने के लिए शारीरिक सुंदरता बनाए रखने के गुण उन्हें बचपन से ही सिखा दिए जाते थे। लेकिन सामान्य जन या किसानों की स्त्रियों का जीवन बड़ा कष्टपूर्ण होता था। उन्हें दिन भर पति के साथ स्वामी की भूमि पर काम करना पड़ता था। वे भी पति के साथ स्वामी की क्या होती थी, दासी होती थी। उनका पूरा जीवन स्वामी की सेवा में ही व्यतीत होता था। उन पर सामंत की पत्नी का भी नियंत्रण होता था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो बड़े लोग थे उनकी पत्नियां क्या थी, उनकी पत्नियां तो एक सामंत की तरह काम करती थी, लेकिन जो गरीब था, गरीब की यानी जो किसान होते थे उसकी पत्नी क्या है, एक किस्म की वो भी गुलाम होती थी। नेक्स्ट आता है मनोरंजन के साधन, यानी इंटरटेनमेंट कैसे करते थे वहाँ के लोग। मनोरंजन मध्यकालीन यूरोप में त्यौहार व उत्सव उत्साह के साथ मनाए जाते थे। बड़े दिन का उत्सव नृत्य, संगीत व सामूहिक भोजन द्वारा बनाया जाता था। ईस्टर के अवसर पर विशेष प्रकार के व्यंजन बनाए जाते थे। विशेष अवसरों पर गिरजाघर में जाना भी उत्सव ही था। इंग्लैंड में धनुर्विद्या में भी लोगों की रुचि थी, धनुष के भी ज्ञाता थे वो। मध्यकालीन मेले में भी लोगों के मनोरंजन का स्रोत थे। यहाँ एक और सामान खरीदा जाता था, वहीं दूसरी ओर क्या था, बाजीगर व जादूगर अपना खेल दिखाते थे। गीत संगीत में प्राय उच्च वर्ग के लोग ही रुचि रखते थे। उच्च वर्ग में विवाह के अवसर पर गीत संगीत सामान्य जन को मनोरंजन के लिए अवसर प्रदान किया जाता था। सर्दियों में स्केटिंग का खेल लोकप्रिय था। मछली पकड़ना वहाँ क्या क्या था, मनोरंजन का साधन था।
नेक्स्ट आता है सामरिकता। सामरिकता युद्ध मध्यकालीन यूरोप जीवन का क्या था, महत्वपूर्ण अंग था, क्योंकि वहाँ पर मोस्टली लड़ाई चलती रहती थी। मध्यकालीन यूरोप में योद्धा वर्ग को क्या कहा जाता है, योद्धा वर्ग के लोगों को नाइट कहलाते थे। जैसे ये है, ये युद्ध के सैनिक थे, उनको क्या कहा जाता है, नाइट। इसका आधा जीवन युद्धों में तथा शेष आधा जीवन जख्मों को सहलाने में व्यतीत होता था। नाइट बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। सामान्यतः प्रत्येक सामंत अपने पुत्र को यह प्रशिक्षण दिलवाता था। नाइट बनने वाले बालक को किसी नाइट की उपाधि प्राप्त किए सामंत के पास रहकर घुड़सवारी, वीरता व शस्त्र चलाने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना होता था। उसकी शिक्षा पूर्ण होते ही एक उत्सव का आयोजन किया जाता था, जिसमें प्रशिक्षु को नाइट की उपाधि प्रदान कर दी जाती थी। मध्यकालीन यूरोप में सामंतों के बीच संघर्ष साधारण बात थी। इस संघर्ष की सबसे अधिक भूमिका ये नाइट क्या होता था कि मतलब प्रत्येक सामंत क्या है, अपने बच्चे को नाइट की उपाधि दिलवाता था। इसमें क्या होता था कि जो पहले से नाइट है यानी योद्धा वर्ग है, उससे क्या करते थे, उसके पास अपने बच्चे को छोड़कर उसकी शिक्षा दीक्षा का काम करवाते थे। और नाइट क्या होता था, एक उपाधि होती थी नाइट की। मध्यकाल में यह उपाधि घुड़सवार योद्धा को प्राप्त करते थे। यह वीरता व अत्याचारों से रक्षा करते थे। यह उपाधि किसी नाइट से ही उसका शिष्य बनकर प्राप्त की जा सकती थी। नाइट बनने के लिए एक युवक को किसी नाइट के अधीन अनुशासित जीवन जीना पड़ता था और उसे युद्ध कौशल सिखाए जाते थे ताकि वह लोगों को अत्याचार से रक्षा कर सके। क्षत्रिय वर्दों में सम्मान व शूरवीरता की भावना भरना प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता था। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले घुड़सवार को नाइट की उपाधि दे दी जाती थी। फिर इस संघर्ष में सबसे अधिक भूमिका इन नाइट की होती थी। नाइट ढाल, शिरस्त्राण, भाला, बर्छी, चाकू व मुकद्दर रखता था। वह जिरहबख्तर भी धारण करता था। वह एक घुड़सवार योद्धा होता था जो युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाता था। युद्ध में मरना मारना उसकी वीरता का क्या होता था, परिचायक होता था। युद्धों के दौरान कई बार दो नाइट या योद्धाओं के भी युद्ध होते थे। अब आती है शिक्षा। शिक्षा किसी भी समाज या जीवन के लिए मूल आधार होती है। जैसी उसकी शिक्षा होगी, समाज वैसा ही उन्नति या प्रगति की ओर अग्रसर करता है। तो शिक्षा के बारे में हम देखते हैं कि मध्यकालीन समाज में संस्कृति का मूलाधार ईसाई मत था। जो ईसाई मत होता था उसके अकॉर्डिंग ही क्या समाज चलता था, वैसी उनकी संस्कृति थी। लोगों की ईसाइयत में पूर्ण आस्था थी, इसलिए क्योंकि यह मानते थे कि उन्हें मुक्ति केवल इसका पालन करने से ही प्राप्त हो सकती है। क्योंकि उनका मानना था कि यदि वे ईसाइयत का पालन करेंगे तभी उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। भाषा व साहित्य का अध्ययन कोई विद्वान इसी विचार से प्रेरित होकर करता था, उसे ईसाइयत के विचारों को समझने की सहायता मिले। यूरोप में अधिकांश सामंत अपना नाम तक नहीं लिखना जानते थे। उनकी रुचि युद्ध विद्या में थी। शिक्षा के प्रति वे उदासीन थे। जो सामंत होते थे वो मोस्टली क्या थे, युद्ध अभ्यास करते रहते थे और उनका शिक्षा से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। सामंत लिखने का काम अपनी शान के विरुद्ध मानते थे। प्राथमिक शिक्षा पर चर्च का आधिपत्य था। अधिकतर चर्च व मठों के साथ एक विद्यालय होता था। इसमें वे बालक पढ़ते थे जिन्हें पादरी व भिक्षु जीवन अपनाने का व्रत लिया होता था। कई विद्यालय अल्प शुल्क लेकर यानी कम पैसे में लेकर क्या है दूसरे छात्रों को भी प्रवेश दे देते थे। पाठ्यक्रम सरलता। यहाँ वर्णमाला का अभ्यास के बाद लैटिन भाषा में लिखित पाठ्यपुस्तकों का अध्ययन करवाया जाता था। उस समय में लैटिन जीवंत भाषा थी जिसे पादरी व हर पढ़ा लिखा युवक बोलता था। स्थानीय बोलियां जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच आदि का पुस्तकीय भाषा के रूप में चलन नहीं हुआ था। विद्यालय में अनुशासन कठोर थे। गलती करने पर छात्र को दंड दिया जाता था। आम जनमानस की शिक्षा स्थिति बहुत दयनीय थी, अतः समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। ग्रामीणों के लिए धर्म व संस्कार के
अभिन्न अंग थे। गिरजाघरों तक लोग लंबी यात्राएं करके इसलिए पहुंचते थे क्योंकि किसी विशेष संत के अवशेष को स्पर्श करने से क्या है, उनके रोग दूर हो जाएंगे। समाज में कर्मकांड, तंत्र मंत्र व जादू टोने का प्रचलन था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थी पेरिस, ऑक्सफोर्ड, बेलंगना, विटेनबर्ग आदि विश्वविद्यालयों में पहुंचते थे। चिकित्सा व कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी इन विश्वविद्यालयों में प्रविष्ट होना पड़ता था। विश्वविद्यालयों के छात्रों का जीवन कठिनाईपूर्ण था। उन्हें अपने आवास का प्रबंध स्वयं करना पड़ता था। उनके छात्रों को अपने परिवारों से बहुत मामूली आर्थिक सहायता मिलती थी। विश्वविद्यालयों के स्नातकों का दिन बहुत जल्दी आरंभ हो जाता था और शीत जल से क्या है, उन्हें स्नान करके थोड़ा बहुत भोजन खा लेते थे। अधिकांश बिना कुछ खाए पिए पढ़ने चले जाते थे, जैसा कि आज भी यही होता है। सारा दिन अध्ययन तथा वाद विवाद में व्यतीत कर रात्रि के भोजन के लिए लौटते थे। कक्षा में कुर्सी पर केवल शिक्षक बैठता था तथा शिक्षार्थी शिक्षक के सामने जमीन पर बैठते थे। लोग धर्म परायण थे, उनमें मुक्ति की इच्छा प्रबल थी। ईश्वर तथा उनसे संबंधित सभी बातों का अध्ययन धर्मशास्त्र के अंतर्गत किया जाता था। ईश्वर और धर्म के क्षेत्र में तर्क के लिए ज़्यादा स्थान नहीं था, यानी वे आंख बंद कर उस बात पर भरोसा करते थे, उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं होता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल रूप में क्या था, मध्यकालीन यूरोप समाज ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रभाव था। चर्च की शक्ति व संपत्ति अपार वृद्धि भी हुई, जिससे क्या हुआ, उच्च वर्ग के पादरी विलासी, अनैतिक और भ्रष्टाचारी हो गए। यद्यपि चर्च ने ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य भूमिका निभाई, लेकिन शिक्षा धर्म केंद्रित थी। सामंतवाद ने यूरोप में अपने पांव फैलाए और यूरोपीय समाज पर सामंतों का प्रभाव बढ़ा। किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। स्त्रियों को भी सामंतों का दर्जा नहीं प्राप्त था। यूरोप का समाज अंधकार का युग इसलिए कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय समाज कैसा था उस टाइम पे। मध्यकाल में भारतीय समाज की संरचना बहुत जटिल हो गई। तुर्कों ने भारत पर आक्रमण के बाद मध्य एशिया में जीविका की तलाश करने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए। उनमें से अधिकांश भारत में रहना आरंभ कर दिया और वे भारत के समाज का अंग बन गए और अपनी पहचान अलग बनाए रखने में भी सफल हुए। इन लोगों ने बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जिनका धर्म पंथ यहाँ के मूल नागरिकों से अलग था, यानी उनका धर्म क्या था, अलग था। इनके आगमन से भारतीय समाज में जटिलता आई। अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी, इसलिए सामाजिक संरचना में किसान की महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ का समाज ग्रामीण था, जिसमें क्या है, जमींदार के अतिरिक्त किसानों की अनेक श्रेणियाँ थी। शहरी वर्ग में भी अनेक वर्गों में बांटा गया था, जिसमें व्यापारी, कारीगर, बुद्धिजीवी लोग आदि शामिल थे। धार्मिक व सामाजिक दृष्टि से समाज के अनेक वर्ग थे। पहले होता था इसमें शासकीय वर्ग, जो शासन करता था। इसमें एक वर्ग वह था जो शाही शक्ति केंद्रित था, मतलब सत्ता का क्या प्रतिनिधित्व करता था। दूसरा वर्ग उन स्थानीय शासकों, सरदारों तथा भूस्वामियों का था जो स्थानीय शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे। यह शासकीय वर्ग कार्यों में संलग्न था और शासकों के साथ सत्ता में भागीदारी रखता था तथा ऊंचा वेतन प्राप्त करता था। यूरोपीय सामंतों की तरह ये भूमि के मालिक नहीं थे, लेकिन प्रभावशाली जरूर थे। पूर्व मध्यकाल में सत्ता का नियंत्रण स्थानीय शासकों का था, लेकिन दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद केंद्रीय सत्ता पर तुर्कों ने आधिपत्य कर लिया, यानी उनका अधिकार स्थापित कर लिया और दूसरी श्रेणी में पहुंचा दिया। मुगल काल में इसकी यही स्थिति बनी रही। इस शासकीय वर्ग में एक ऐसा वर्ग था जो गांव में रहता था, जिसको शासकीय अधिकार प्राप्त थे। वह भूस्वामी का वर्ग था। वे बड़े भूस्वामी थे जिन्हें क्या था, राजा इन्हें बड़े बड़े क्षेत्रों में लगान एकत्रित करने का दायित्व सौंपता था, जिसके बदले में राजा इन्हें क्या करता था, पारिश्रमिक देता था। ये भूस्वामी ग्रामीण स्तर पर शीर्ष में स्थित होते थे, यानी गांव में सबसे ऊपर होते थे। ये सेना रखते थे और क्या है, इनके अपने किले व दुर्ग होते थे, जिनकी रक्षा के साथ साथ इनकी प्रतिष्ठा के भी प्रतीक होते थे। देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे इनको नायक, राय, चौधरी इत्यादि नामों से जाना जाता था। शहरी अभिजात की तुलना में इनकी आमदनी सीमित थी,
ये सामान्य किसानों की तरह होते थे। मध्यकालीन में एक शक्तिशाली ग्रामीण भूस्वामी केंद्रीय शक्ति के लिए क्या चुनौती समझा जाता था। इसमें आता है कि मावासात। अनेक किसान न तो क्या है सरकार को कर देते थे और न ही सरकार का कोई आदेश मानते थे। सेना द्वारा आक्रमण किए जाने पर यह जंगलों में भाग जाते थे और पहाड़ी प्रदेशों, मरुस्थल आदि दुर्गम स्थानों पर पलायन कर जाते थे या छुप जाते थे। ऐसे एक क्षेत्र समकालीन विवरणों में मावास अथवा मावासात के नाम से जाने जाते हैं। सेकंड आता है इसमें धार्मिक वर्ग। पहला होता था शासकीय जो शासन करता था, दूसरा धार्मिक वर्ग आता है। धार्मिक वर्ग में क्या होता था कि मध्यकाल में भारत में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी रहते थे। इन दोनों धर्मों में से एक वर्ग ऐसा था जो धार्मिक क्रियाकलापों से क्या करता, अपनी आजीविका चलाता था। मुसलमानों में इस वर्ग को क्या कहा जाता था, उलेमा कहा जाता था। जो उनके क्या होते थे, मुस्लिम जो क्या थे, धर्म वगैरह का काम करते थे, उनको उलेमा कहा जाता था। अध्ययन अध्यापन के साथ साथ ये वर्ग धार्मिक क्रियाकलापों में संलग्न थे। मस्जिद के धार्मिक कार्य करने वाले मौलवी, मदरसों व मकतबों के शिक्षक, न्यायालयों व न्यायाधीश इसी वर्ग के में आते थे। इन्हें राजकीय संरक्षण प्राप्त होता था, यानी राजा इनकी क्या करता था, रक्षा करता था। राज्य की ओर से इन्हें क्या पैसे मिलते थे। ये मुस्लिम धर्म के धार्मिक ग्रंथों के जानकार होते थे। हिंदुओं में ब्राह्मणों का एक ऐसा वर्ग था जो ब्राह्मण थे। धार्मिक क्रियाकलापों का कार्य हिंदू समाज में ब्राह्मण ही करते थे। मंदिर के धार्मिक क्रियाकलाप, पाठशालाओं में शिक्षा देना इनका मुख्य कार्य था और इन्हें दान देते थे। ये हिंदू धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे। भारत के हर गांव में प्राय एक ब्राह्मण का घर होता था और गांव के सभी धार्मिक कार्य इन्हीं द्वारा संपन्न करवाए जाते थे। हिंदुओं में ब्राह्मण तथा मुसलमानों में उलेमा रीति रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न करवाते थे। इसमें ये क्या है, बलुतेदार। मध्यकाल में ग्रामीण सेवादारों का एक वर्ग जो काम के बदले फसल का एक भाग लेता था। महाराष्ट्र के गांव में इनकी संख्या 12 होती थी और इसमें सुनार, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, कोली, नाव चलाने वाला आदि शामिल थे। वर्ष भर अपनी सेवा के बदले क्या था, फसल आने पर उसका एक हिस्सा लेते थे, जिसे क्या कहा जाता था, बलुतेदार कहा जाता था। नेक्स्ट आता है इसमें थर्ड जो वर्ग आता है वो है व्यापारी वर्ग या दुकानदार वर्ग। समाज में व्यापारी वह दुकानदार का एक प्रमुख वर्ग था। भारत में संपन्न व्यापारियों का एक विशाल वर्ग था। उनमें से कुछ तो उस समय विश्व के सबसे धनी व्यापारियों में से थे। कुछ व्यापारी वर्ग अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर क्षेत्रीय व्यापार करते थे तथा कुछ स्थानीय फुटकर व्यापार करते थे। क्षेत्रीय व्यापार करने वाले लोग सेठ, वोहरा आदि कहलाते थे जो क्षेत्रीय व्यापार करते थे, जबकि शेष व्यापारी या वणिक कहलाते थे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे। उस समय व्यापारी किसी एक जाति धर्म का नहीं होता था। राजस्थान में व्यापारी क्या कहलाते, मारवाड़ी कहलाते थे और भारत के बंदरगाहों वाले नगरों में बड़े धनी व्यापारी होते थे। धनी होने के बावजूद व्यापारी अपने निर्धन दिखाने का प्रयास करते थे ताकि उनको कोई लूट ना सके, उनका शोषण ना हो सके। साधारणतः व्यापारी अपने घर की ऊपरी मंजिल पर रहते थे और नीचे क्या करते थे, दुकान करते थे। दिल्ली में व्यापारियों के घर 2 मंजिले होते थे और व्यापारी ही दुकानदार होते थे और कई बार ये क्या है, सूदखोरी का भी काम करते थे तथा ब्याज पर धन देते थे। चौथा वर्ग था जो हमारा था कृषक वर्ग, जो खेतीबाड़ी करता था। मध्यकालीन समाज में कृषकों का एक बहुत बड़ा वर्ग था जो पूर्ण समाज के भरण पोषण का दायित्व वहन करता था। इसकी स्थिति यूरोपीय कृषक की तरह दयनीय थी। भारत में इनके भी कई वर्ग थे। देश के विभिन्न भागों में अनेक जातियां थी और इस वर्ग में एक श्रेणी वह भी थी जिसकी अपनी भूमि पर स्वयं खेती करती थी। 16वीं-17वीं शताब्दी में इन्हें खुद कास्त किसान कहा जाता था। खुद कास्त किसान कौन होते थे, जिनकी खुद की भू संपत्ति थी, जो अपनी भूमि पर स्वयं खेती करता था, वह राजा को निर्धारित कर देता था। दूसरी श्रेणी में होता था पाही कास्त किसान की थी। पाही का अर्थ होता है ऊपरी या बाहरी और पाही कास्त किसानों से अभिप्राय है जो दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे और वहां पर अस्थायी झोपड़ियां होती थी और पाही कास्त किसानों के अधिकार में उतनी ही जोत आती थी जितनी केवल अपने परिवार के श्रम का उपयोग करके खेती कर सकता है। मध्यकाल में 3 श्रेणी उन किसानों की थी
जिनकी ये रही जैसे किसान होते थे मध्यकाल में, और इनकी 3 श्रेणियाँ आती थी। एक पहला कौन सा होता था? खुद कास्ट किसान, वे किसान जिसके पास खुद की ज़मीन होती थी। फिर होता है पाही किसान, पाही कास्ट होता था जो दूसरे गांव में जाकर खेती करता था, उसको पाही कास्ट कहते थे। फिर आता है मुजारिया या मुजारे, वे कृषक होते थे जो किसी बड़े जमींदार की भूमि पर खेती करते थे, उन्हें उपज का एक हिस्सा प्राप्त होता था। फिर देखते हैं हम स्त्रियों की स्थिति कैसी थी मध्यकालीन भारत में। लड़की का विवाह बाल्य अवस्था में ही क्या कर दिया जाता था। उनकी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। यद्यपि हमें कई उदाहरण मिलते हैं जहां संभ्रांत परिवार की महिलाएं पढ़ना लिखना घुड़सवारी इत्यादि के शौक रखती थी। विवाह के उपरांत उनका पूरा जीवन क्या है, घर की चालबारी में व्यतीत हो जाता था। यद्यपि राज परिवार की कुछ स्त्रियां अनेक अवसरों पर अग्रणी भूमिका निभाती थी, जैसे रानी नायिका देवी व रानी दुर्गवती ने समय आगे बढ़कर आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए सेना का संचालन किया था। अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं जब आक्रांताओं ने किसी शासक को अपनी पुत्री की डोली विजेता शासक के साथ यहाँ भेजने पर विवश कर दिया। बाल विवाह प्रथा भी मध्यकाल में प्रचलन में थी। शासक कई शादियाँ करते थे, जो राजा होते थे वो कई रानियाँ रखते थे। मुस्लिम शासकों के हरम में अनेक पत्नियों के अतिरिक्त अनेक अवैध पत्नियां भी रखी जाती थी। हरम में बड़ी संख्या में दासियां भी रखी जाती थी। सती प्रथा का प्रचलन मध्यकाल में बढ़ गया था और शासकीय व शासक वर्ग अनेक पत्नियां इस प्रथा का अनुसरण करती थी। इसी काल में भारत में क्या है, जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ था। जौहर क्या होता है? जब कोई अन्य विदेशी आक्रमणकारी किसी राजा पर आक्रमण करता है और बाई चांस वह राजा हार जाता है, तो उसकी पत्नियां क्या होती थी? उसकी पत्नियां अपने आप को जिंदा जला लेती थी, जिसको जौहर कहा जाता था, ताकि कोई दूसरा उन पर अधिकार न कर सके। इस काल में क्या हुआ था? पर्दा प्रचलन का भी प्रचलन बढ़ गया था, यानी जो घूंघट करते हैं उसका प्रचलन बढ़ गया था। स्त्रियों को घर की चारदीवारी में सुरक्षित समझा जाता था। वहाँ भी वे किसी अनजान व्यक्ति के सामने नहीं आती थी। यहाँ तक कि शासकीय परिवार की महिलाएं भी पर्दे में रहती थी। यद्यपि मध्यकाल में कुछ स्त्रियों ने पर्दा प्रथा को त्यागने का साहस किया था। इसमें कौन थी? रजिया सुल्तान तथा मीराबाई का नाम उल्लेखनीय है। मीराबाई ने पर्दा त्याग कर अपने जीवन को ईश्वरीय भक्ति को समर्पित कर दिया था और रजिया सुल्तान ने पर्दा त्याग कर दिल्ली सल्तनत का सिंहासन संभाला था। आमजन की स्त्रियां भी स्थिति अधिक शोचनीय थी। उन्हें अनेक प्रकार के काम करने पड़ते थे। लगभग सभी वर्गों की स्त्रियां कताई का काम करती थी। बंगाल की जो मलमल मध्यकाल की विश्व प्रसिद्ध थी, उसका धागा स्त्रियों द्वारा ही बनाया जाता था। फिर इसमें आता है दास की स्थिति कैसी थी? मध्यकाल में भारत में दास प्रथा का अधिक बोलबाला था, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था। अधिकतर युद्धबंदियों व कर न दे पाने वाले मतलब लोगों को दास बना लिया जाता था। गोवा और दिल्ली में दासों की बड़ी मंडियां लगती थी। स्त्री पुरुष व बच्चे सभी दासों में सम्मिलित होते थे। दासों का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें मुस्लिम बनाकर उनसे विभिन्न सेवा कार्य जैसे घरेलू कार्य, पीकदान उठाना, छत्र उठवाना, अंगरक्षक आदि कार्य करवाए जाते थे। इनकी दशा अत्यंत शोचनीय थी और मुगल काल में अकबर ने युद्धबंदियों को दास बनाने की प्रथा को बंद कर दिया। जैसे यदि कोई युद्ध में हार जाते तो उनको दास नहीं बनाया जाता। ये किसने किया था? अकबर ने किया था। उसके बाद देखते हैं कारीगरों की क्या स्थिति थी भारत में। मध्यकालीन भारत में कारीगरों का भी एक वर्ग था जो अपने कार्य में बड़ा दक्ष था। मध्यकाल में भारत में भवन निर्माण का एक बड़ा कार्य था, जिसमें बड़ी संख्या में कारीगर काम करते थे तथा इनके अतिरिक्त गांव व नगरों में अनेक कारीगर वस्तु निर्माण कार्य में लगे हुए थे। यह आमतौर पर जातियों के रूप में गठित होते थे तथा कपड़ा उद्योग एक ऐसा उद्योग था जिसमें बड़ी संख्या में कारीगर क्या होते थे? शामिल होते थे। और कागज बनाने में उद्योग में बड़ी संख्या में दक्ष कारीगर काम करते थे। बड़ी संख्या में कारीगर कच्चे रेशम के अटेरने व नील बनाने का भी काम करते थे। और ग्रामीण कारीगर मुख्यतः अपने घर के में ही काम करते थे। जैसे जुलाहे के परिवार में वह स्त्रियां बच्चे क्या करते थे? कपास से बिनौले अलग करके
सूत काटते थे, जबकि पुरुष कपड़ा बनाते थे। मुख्य रूप से इन कारीगरों को दो भागों में बांटा गया था। एक कौन थे? ग्रामीण कारीगर थे, जो साल के कुछ महीने ही काम करते थे, जैसे तेली, गुड़ बनाने का कार्य, नील तैयार करना। दूसरे वे थे पेशेवर कारीगर थे, जिन्हें कच्चा माल उपलब्ध करवाकर अग्रिम धन देकर वस्तु का निर्माण करवाते थे। इन कारीगरों में जो अपने काम में दक्ष होते थे, दूसरे कारीगर उनके काम सीखने के लिए उनके अधीन काम करते थे। मध्यकालीन समाज में ये वही कारीगर थे जिनकी बनाई वस्तुएं भी पश्चिमी जगत में बहुत अधिक मांग थी। इसी मांग के चलते यूरोपीय व्यापारी भारत में व्यापार करने के लिए नए मार्ग तलाशने के लिए आए थे। फिर आता है शिक्षा व साहित्य किस प्रकार का था अपने भारत में। मध्यकाल में भारत की प्राचीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र क्या था? नालंदा, तक्षशिला, मथुरा, विक्रमशिला, उज्जैन आदि अवंती की ओर अग्रसर हो गए। नालंदा विश्वविद्यालय को तो आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने आगे हवाले कर दिया और मंदिर को मिलने वाला अनुदान बंद हो गया और अनेक मंदिर तोड़ दिए गए। इससे क्या हुआ? भारतीय ज्ञान, विज्ञान एवं शिक्षा को भारी आघात हुआ। फिर भी गुरुकुल पद्धति के आधार पर प्राथमिक शिक्षा का प्रचार प्रसार संपूर्ण भारत में होता रहा और सुल्तानों एवं मुगल शासकों ने मदरसों तथा मकतबों को दिल खोलकर दान देकर फारसी और अरबी भाषा को प्रोत्साहन दिया। साथ साथ ही क्या हुआ? विजयनगर जैसे कई क्षेत्रीय शासकों ने संस्कृत एवं अन्य क्षेत्रीय शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया था और मध्यकाल में विभिन्न भाषाओं के साहित्यों का भी विकास हुआ, जिसमें क्या था? मुख्य भूमिका भक्त संतों की रही। कल्हण की क्या थी? कल्हण की राजतरंगिणी, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो और अमीर खुसरो का तुगलकनामा और तुलसीदास की रामचरितमानस, मलिक मोहम्मद जयसी की पद्मावत और सूरदास की सूरसागर, अबुल फजल की अकबरनामा इत्यादि इस काल की प्रमुख रचनाएं हैं। मध्यकाल में भारत में मनोरंजन के साधनों में मुख्यतः संगीत, नृत्य, शिकार, कुश्ती, मल्लयुद्ध, जानवरों की लड़ाइयाँ, शतरंज इत्यादि थी। तीज, त्योहारों एवं उत्सवों पर क्या है? मनोरंजन आदि किया जाता था। नेक्स्ट हम देखते हैं भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन कैसा था? मध्यकालीन भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार था। मध्य युग में भारतीय समाज में कर्मकांडों, अंधविश्वासों एवं भेदभाव से मुक्त कर उनके आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान को जागृत करने के लिए भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था। विभिन्न संतों जैसे रामानंद, गुरु नानक देव, चैतन्य महाप्रभु, दालू दयाल, नामदेव, तुकाराम, रविदास, कबीरदास, मीराबाई, सूरदास, रसखान ने अपनी वाणी से समाज की कुरीतियों के विरुद्ध जागृत किया। कुछ सूफी संतों जैसे निजामुद्दीन औलिया, शेख फरीद, सलीम चिश्ती आदि ने अपनी वाणी को समाज में सद्भाव की भावना उत्पन्न की। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने देखा कि यूरोपीय समाज कैसा था और भारतीय समाज कैसा था। थैंक यू।